Okay, dear friends, how are you? I think you are fine. आप लोग अच्छे होंगे. Actually, there was persistent demand from your side. I should myself has come to discuss on essay paper, but in Hindi. मैं आपसे हिंदी में ही बात करूंगा और सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी. बट आई हैव टू कैटर टू सम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एज वेल, तो मैं बाइलिंगुअल रहूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी. क्योंकि देखिए ऐसे पेपर है, मुख्य आपका आइडियाज है. ऐसे जो हो चुका है वो ऐसे का अब पुनरावृत्ति नहीं होगी. दैट इज एन इवेंट इन इटसेल्फ. बट हियर आई हैव टू सजेस्ट यू, इट इज रियली अ वेरी मार्वेलस रिकमेंडेशन बाय सतीश चंद्रा कमिटी. जब सतीश चंद्रा कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया यूपीएससी में, तो वह इस बात के प्रति बहुत इंसिस्टेंट थी कमेटी कि एक्चुअली वी आर जस्ट टेस्टिंग द नॉलेज सिंपली, बट द एक्सप्रेशन, डेप्थ ऑफ नॉलेज, ओरिएंटेशन ऑफ राइटिंग एंड द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड थ्रू एसे पेपर. मतलब कि लोगों में जो, बच्चों में जो आलोचनात्मक सोच होती है वो पता नहीं चल पाता जनरल क्वेश्चन से. कई बार लोग बार बार पढ़ के कुछ पॉइंट्स बना के ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब कोई आइडिया ओरिजिनली सोचना पड़ता है जिसके पीछे कोई हमारा बेस नहीं है, तो रियली ये बहुत चैलेंजिंग होता है. और मैं आपको बताऊं कि जब एसी पेपर जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो एट दैट टाइम they were asking the questions, and the questions were more tangible on environment, on capitalism. Will capitalism survive? क्या पूंजीवाद जीवित रहेगा? तो ऐसे प्रश्नों को डील करने में बच्चों को आसानी होती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्राय बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं, उनसे चीजें निकाल कर ले आते. लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये अब जो ऐसे पेपर इधर विगत हम समझते हैं 3-4 वर्षों से जो रखा जा रहा है, फ्रॉम सिंस द लास्ट 3 to 4 years दे आर प्लेसिंग द पेपर. सो क्वेश्चंस आर प्रोवर्बियल इन नेचर. मतलब जो क्वेश्चन आपके हैं वो प्रोवर्बियल हैं, और उस क्वेश्चन को डिसाइफर करना ही पहला चैलेंज होता है. और डिसाइफर करके फिर उसको लिखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो एम्प्लीफिकेटरी टाइप का है. एम्प्लीफिकेटरी का मतलब हुआ कि जो कोई स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास टेंजेबल कुछ भी कहने को नहीं, और कहने के लिए स्काई है, पूरा स्काई है, पूरा आसमान हमें कहने के लिए है. मतलब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे हाथ बांध दिए गए 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, लेकिन उन्होंने ऐसे में हमें उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया. चलिए, हम ठीक है, हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं, 3 आवर्स में लिखने होते हैं, तो आइडियल है 1200 वर्ड्स हम लिख लेते हैं एक ऐसे. तो दैट इज द आइडियल साइज यू थिंक. अगर 1000 भी है तो भी वी आर हैविंग द कंसोलेशन. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको लिमिट करने का हमारा हाथ खुला हुआ. अगर हम 1500 वर्ड्स भी इसमें लिख देते हैं, हमारी अगर स्पीड अच्छी है, हमारे पास अगर आइडियाज़ का फ्लो है, और हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है 1200 वर्ड्स में रुकने में, हम 1500 1600 भी रुक दे अगर हम लिखते हैं, तो देयर इज नो पनिशमेंट. इसमें हमें कोई तरह का बंदिशें हमारे ऊपर नहीं. तो वी आर हैविंग द ओपन स्काई टू फ्लाई सो फार द क्वेश्चन ऑफ ऐसे पेपर इज कंसर्न. तो चलिए अब एक एक ऐसे हम आपको जो निबंध है वह ऐसे का एक एक हम एग्जाम्पल उठाते हैं कि हाउ दिस ऐसे पेपर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एसेज एंड व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ द एसे. देखिए, पहला हमारा आता है क्वेश्चन, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं. फॉरेस्ट प्रीसीड civilizations and deserts follow them. तो फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम. जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं. तो देखिए, यह सही है कि ऐसे राइटिंग के भी अपने नियम हैं. मतलब निबंध लेखन के भी अपने कुछ नियम हैं, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्शन विथ थेसिस. जो हमारा पहला पैराग्राफ होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन के साथ थेसिस होना चाहिए.
थीसिस का मतलब है किसी क्वेश्चन पर जो हम क्वेश्चन को समझते हुए अपना झुकाव, अपना स्टैंड प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब वी हैव टू एक्सप्रेस आवर स्टैंड ऑन द क्वेश्चन व्हाइल डिफाइंग द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड थीसिस। उसको थीसिस कहा जाता है। और फिर हम उसको कई पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। इसमें पॉइंट्स में लिखना मुनासिब नहीं है। वी शुड नॉट राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स, दैट इज गोइंग टू योर द यू कैन से नेचर ऑफ योर एसे पैरोकियल, एंड दैट इज नॉट आई थिंक इम्प्रेसिव। आप उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखिए। अब मैं पहले एक बात उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा जिन्होंने एसे लिख चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एसे पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका कोई मॉडल आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू हैव टू गेन द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। अब कोई भी प्रोवर्बियल एसे है तो पहले उसको हम डिसाइफर करते हैं, फिर हम फार फेचेड आइडियाज लाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब अलग अलग सब्जेक्ट से हो तो आप चाहे आपका जो अपना अनुभाविक क्षेत्र है, जिसका अनुभाविक क्षेत्र का जितना विस्तार है इसमें उतना ही सहज होगा। वो अनुभाविक क्षेत्र का मतलब है कि द एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, मतलब व्हाट यू हैव मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ, इन पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, कल्चरल फील्ड, इन डे टू डे लाइफ यू आर ऑब्जर्विंग योर फैमिली, ऑब्जर्विंग सोसाइटी। तो आपका जो लाइफ का ऑब्जर्वेशन है और जो समझ है उसी को हम अनुभाविक क्षेत्र कहते हैं, आपके अनुभव का क्षेत्र। तो जितना हमारे अनुभव का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि ये क्षेत्र ये जो एसे पेपर है उसका नेचर क्वेश्चन का हो गया एम्प्लीफिकेटरी। एम्प्लीफिकेटरी का मतलब है एक स्टेटमेंट है जिसको सिर्फ हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं। उसका हम ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव लिखने की गुंजाइश होती है, लेकिन हाँ यह जरूर है कि एसे के जो रूल्स हैं उसके अनुसार जब आप पहला पैराग्राफ लिखते हो, अलग अलग पैराग्राफ लिखते हो, तो अलग अलग पैराग्राफ में आपके अलग अलग मूल जो बिंदु है वो आने चाहिए। और उसमें देखता हूँ प्राय जो स्टूडेंट्स की ओर से एक चूक यह होती है कि जो उनका जो मेन आइडिया है, मतलब मेन आइडिया शुड कम इन द फर्स्ट लाइन एंड देन कम्स एग्जाम्पल्स और सब्सिडियरी आइडियाज व्हाट एवर मे बी। जैसे आप कोई अगर पैराग्राफ लिखते हैं तो पहले आपको पैराग्राफ की पहली पंक्ति में आपको उसका मुख्य विचार लिखना चाहिए, और फिर उसके बाद सहायक विचार आप लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। और जो आपका एक पैराग्राफ माना जाता है काउंटर व्यू का, हम लोग पसंद करते हैं किसी चीज का जहां, लेकिन हो सकता है कि इस एम्प्लीफिकेटरी नेचर के क्वेश्चन में या फिर इस तरह के ऐसे पेपर में हमारे पास गुंजाइश ही ना रहे कि हम कोई काउंटर व्यू दे सके। तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम लिख डालते हैं, कई बार वही हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात हो जाती है। तो एम्प्लीफाई करना पड़ता है। जैसे अब यही क्वेश्चन है, इसको हम आपको उदाहरण बताते हैं। अच्छा हाँ, और आपका लास्ट पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन का होगा, जो आपके पूरी इससे का निचोड़ होगा। जैसे आप क्वेश्चन में लिखते हैं तो आप एक लाइन में कंक्लूजन देते हो, इसमें आपके कंक्लूजन भी 3-4 लाइन के बनते हैं, यही फर्क है। लेकिन हाँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है। जो स्टूडेंट जिस बैकग्राउंड से है, जिसका जैसा अनुभव है, कोई हो सकता है सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो, समाजशास्त्र के बैकग्राउंड से हो, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से हो, पॉलिटी के बैकग्राउंड से हो। हालांकि नॉर्मली हम यूपीएससी में अंतर अनुशासनात्मक होते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड का चक्कर नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसे में 2 क्षेत्र से हमें सपोर्ट ज़्यादा मिल पाता है, एक हिस्ट्री से, दूसरा लिटरेचर से, यानी इतिहास और साहित्य, इन दोनों से। अब साहित्य में बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे यहाँ पर आपको दादा नानी की सुनी हुई कहानी भी काम आ जाती है। हमें अपनी माइथोलॉजी का ज्ञान है, अगर मान लीजिए उपनिषद की कथा है, पंचतंत्र की कथा है, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। हम टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल में हमें वी आर जस्ट गोइंग टू साइट सम सीन्स, सम even we can quote some serials, you can say web series, serials, whatever may be, even the movies you can say, we can even give a hint towards a specific character. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल कोई इवेंट से, किसी राजनेता के जीवन से, मतलब हमारे पास यही कुल मसाले होते हैं और यही से हम चीज़ें निकालते हैं। अब इसका हम बताते हैं ये क्या है। ये बता रहा है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। तो मतलब इसका अगर सार आप हमसे पूछेंगे तो सार ये है कि जो सिविलाइजेशंस है
उसको वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का एक क्रिटिक है। क्योंकि देखिए फॉरेस्ट है पीछे, तो फॉरेस्ट यहां पर जो सिंबलाइज करता है वो है बार्बरिटी। ये बार्बरिटी है। बार्बरिटी का मतलब हुआ जिसको बर्बरता, और जो डेजर्ट है वो है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब हुआ ध्वंस, विध्वंस जिसको बोलते हो, ध्वंस। और इसके बीच आती है सभ्यता, सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या सिंबलाइज करती है? जैसे बार्बरिटी सिंबलाइज करती है, तो सिविलाइजेशन क्या सिंबलाइज करती है? तो ये सिंबलाइज करती है सोफिस्टिक सिविलिटी, सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन मतलब सिविलिटी का मतलब हुआ कि एक सिविल बिहेवियर, या आप कह सकते हो पॉलिश्ड बिहेवियर। तो सिविलिटी, सिविलिटी, सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन को सिंबलाइज करती है, एंड प्रोग्रेस, सभ्यता प्रोग्रेस का द्योतक होता है। हम जब प्रगति करते हैं, कोई बर्बर समाज है, जब सिविलाइज समाज की ओर जाती है तो प्रगति होती है। लेकिन उसके बाद बोलता है ध्वंस हो गया। तो अब यहीं से आपको ये मसाले मिलेंगे इस एसे को लिखने का, कि भाई हम पहले बर्बर थे, असभ्य थे, जंगली थे, जंगल में थे, तो हम बहुत पिछड़े हुए थे। जब सिविलाइजेशन आया तो हम प्रोग्रेस करते गए, प्रोग्रेस करते गए, और अचानक से ध्वंस, डेजर्ट की कगार पर आ गए। मतलब द वर्ल्ड इज ऑन द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अब इसमें सीधा सिविलाइजेशन का क्रिटिसिज्म इंप्लाइड क्रिटिसिज्म है, डायरेक्ट नहीं, इंप्लाइड है। तो पहला स्टेज हमें इस क्वेश्चन को समझने का होगा कि इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया या नहीं। अब इसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स, मतलब आइडियाज और एग्जाम्पल्स से। तो अब आपको जैसे एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स को मैंने पहले आप सिविलाइजेशन को बताइए कि सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट सबको क्लियर करिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि देखिए दुनिया में सिविलाइजेशन को फैलाने का जो क्रेडिट ले रहा है वेस्ट ले रहा है। और जहां कहीं भी, जैसे अफ्रीका में एक इंडिजिनस सिविलाइजेशन हुआ करता था, इंडिया में हुआ करता था, चाइना में हुआ करता था, उस सबको वर्चुअली उसने वेस्टर्नाइज कर दिया। एक अगर दूसरी रियलिटी से आप देखिए तो अब उसने जो वेस्टर्नाइज कर दिया, तो हमारा अपना मॉडल छोड़कर हमने उन्हीं के डेवलपमेंट मॉडल को अडॉप्ट किया, उनके मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया, उनके वे ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। उन्होंने हमें सिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि आप सभी को वोटिंग राइट दे दीजिए। हमने वोटिंग राइट भी दे दी। हमने भाई कहा कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए तो होना चाहिए। उनका जो इनलाइटेनमेंट है, प्रबोधन है, उसको हमने अपना मॉडर्नाइजेशन मान लिया, सब कुछ किया। लेकिन वो तो खुद बर्बाद हो ही गए और पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है, डेजर्ट बना के रखा हुआ है। तो अब इसको हम पहले सिविलाइजेशन के डिफरेंट जो एस्पेक्ट है पहले उनको बताएं कि भाई हम जब सिविलाइजेशन के एरा में आए तो उसका एक एस्पेक्ट मॉडर्नाइजेशन था, एक कैपिटलिज्म था, यानी पूंजीवाद था, आधुनिकीकरण था। उसके बाद अर्बनाइजेशन था, मतलब जो होना चाहिए, कैपिटलिज्म था, पन पूंजीवाद तो खैर हमने कह दिया आपको। उसके बाद सिविलाइजेशन का मतलब था मॉडर्न एजुकेशन था, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, हमने उसको अपनाते गए। और उनके इनलाइटेनमेंट ने कहा कि आप अगर विज्ञान और तर्कवाद को अपना के चलोगे, जैसे हमारी सोच होनी चाहिए, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय आर्गुमेंट, उसको एक रीजनिंग का सपोर्ट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर विज्ञान यानी तकनीक, आप अगर विज्ञान और तर्कवाद को अपना कर चलोगे तो दुनिया पूर्णता पर पहुंच जाएगी। सपोज दे हैव जस्ट गिवन अस द लेसन कि व्हेनेवर इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ साइंटिफिक मेथड एज वेल एज द रीजनिंग, so you will just come on the point of your civilization will come on the point of perfection। लेकिन पिछले 300 years से हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जो इनलाइटनमेंट है इट हैज चीटेड अस, उसने हमें धोखा दिया।
और आज दुनिया इस कगार पर आ गई उस सिविलाइजेशन के कारण। तो अब उस सिविलाइजेशन का जो क्रिटिसिज्म है उसको दो तरीके से क्रिटिसिज्म होगा। एक तो होगा कि जब वो सिविलाइजेशन ला रहे थे तो दुनिया में क्रिटिक्स का एक ग्रुप था जो उनको क्रिटिसाइज, जिन्होंने उसको मना किया, मतलब एक तरह से वार्न किया था। ये बारबरिटी में भी एक इनोसेंस है। जैसे रूसो का क्रिटिक होना आप बता सकते हैं, आप रोमांटिक पोएट का। एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ है, तो हमारे यहाँ भी जैसे कंजम्पशन को हमारे वैदिक सिविलाइजेशन ने लिमिट करने की बात हमेशा की, लाइफ में एक संतुलन लेकर चलने की बात की। इसी क्रम में 4 आश्रम व्यवस्था आई। उसके बाद हमारे यहाँ के जितने भी थिंकर्स हुए उन्होंने एक फिजिकल हैप्पीनेस का लिमिटेशंस बताया और कहीं ना कहीं उन्होंने एक मेंटल ग्रोथ की बात की। लेकिन उल्टा क्या हुआ, हम लोग कॉलोनी बन गए और पश्चिम वालों ने सिखाया कि चूंकि आप लोगों की सोच इतनी दकियानुसी थी कि आप पिछड़ गए और हम आगे हो गए। अगर आप आगे होना चाहते तो हमारे मेथड को अपनाइए। तो हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस चेक कर गया अपने मॉडल से और हम उनके मॉडल की तरफ चले गए। परिणाम क्या हुआ, पूरी दुनिया का विनाश हुआ। हम भी आज विनाश के कगार पर हैं सब कुछ। तो ये जो डेजर्टिफिकेशन है आज केप टाउन में आप देखते हैं कि इट वाज द सिंगल टाउन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि इसमें अब टेबल वाटर टेबल है ही नहीं। अब बताइए अगर ये स्थिति रही तो हाउ लॉन्गर विल यू सर्वाइव। तो दिस इज द केस। तो ये चीजें आपको दिखानी है। तो एक पीछे चलते हैं तो हम लोग अपनी सभ्यता से भी क्रिटिसाइज करें, उनके वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी जो रोमांटिक पोएट हुए हैं तो वर्ड्सवर्थ ने कहा द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। जैसे रूसो ने कहा मतलब कि बैक टू नेचर, इस सिविलाइजेशन से बारबरिटी भली, क्योंकि उस वो इनलाइटेनमेंट के युग में था लेकिन इनलाइटेनमेंट का बहुत बड़ा क्रिटिक था। तो मतलब ये है, एक तो ये देंगे, एक हमारे जो कॉन्टेम्पररी जिनको पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स कहते हैं उन्होंने भी इनके मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। अब सबसे पहले इसमें नीत्शे हुआ, पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है बट लेकिन उसने हमारे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है उस पर पहली चोट नीत्शे नामक थिंकर ने दी। तो अगर आप फिलोसफी के बैकग्राउंड से, किसी और बैकग्राउंड से, हिस्ट्री तो खैर बैकग्राउंड से आप हैं तो आपको सारे थिंकर्स से आप कोई न कोई रूप में वाकिफ होते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज गिविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप वहाँ से भी सपोर्ट ले सकते हो। आप उसके बाद आप डेरिडा को कोट कर सकते हैं, मिशेल फूको को कोट कर सकते हैं, जिन लोगों ने वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज किया है वैसे थिंकर्स को कोट कर सकते हो। और जो पर्यावरण का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उस एक्सटेंट को बता सकते हो और जो कैसे हम ध्वंस के कगार पर आए वो तो आप जब इन्वायरमेंटल चीज़ें जब उसके बाद आपके पास तो वैसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होगी जहाँ तक, क्योंकि आपके पास काफ़ी एग्जाम्पल होगा। तो सम टोटल हमें आपको टोटल 8 ऐसे डिस्कस करना है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो आई थिंक यू पीपल हैव टू फॉलो इट एंड इसीलिए मैंने इससे को की तैयारी को अपने कोचिंग संस्थान में सब सारे सेगमेंट पढ़ाने के बाद लास्ट में रखा है। और मैं प्रायः कोट करता हूँ, आप लोग इस पर हंसते हैं, याद होगा मैं अपने बच्चे को क्लास में कहता हूँ कि आपको अब रोटी कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर सोचना होगा, तब बातें बनेंगी। क्योंकि देखिए आज की जो मतलब जो जैसे लिटरेचर अब पढ़ाया ही नहीं जाता एक तरह से यूनिवर्सिटी में, लोगों को चॉइस दे दिया गया, सोशल साइंस से लोग वाकिफ कम होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने की बच्चों में आदत कम होती है। उसके बाद फिर बुक रीडिंग नहीं होती है। तो चलिए कुछ कुछ कंपनसेशन मैं इसका करना चाहूँगा। एक तो हमारा करेंट अफेयर वाले में भी हम ऐसे के कुछ मुद्दे को उठाते रहेंगे और प्लस मैं बुक रिव्यू जल्दी ला रहा हूँ क्योंकि बुक का रेफरेंस देने से भी आपको ऐसे पेपर में भी काफ़ी लाभ मिलेगा और बाकी में भी आप उसको कोट कर पाएंगे। अब देखिए दूसरा देखते हैं। अब यह भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। देखिए एक्चुअली ये जो कोट है, सो हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि बेसिकली recently there has been a tendency कि they are always asking one question from the side of history। एक क्वेश्चन वो हिस्ट्री के साइड से पूछते हैं। जैसे आपको याद होगा आज से 2 वर्ष पहले पूछा था कि हिस्ट्री रिपीट itself फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह और फिर एक प्रहसन की तरह।
तो उसी तरह से यहाँ पर इन्होंने कोट किया है। और ये बेसिकली स्टेटमेंट 1943 में जो दिया है वो ये कोट दिया है विंस्टन चर्चिल ने दिया था 1943 में। हालांकि चर्चिल का जो कोट था वो तो मैंने पढ़ा हुआ था, तो वो एक दूसरे कंटेक्स्ट में दिया हुआ था। वो मतलब दिया हुआ था कि भाई ये जो एम्पायर्स ऑफ द माइंड जो होगा इसके बारे में उसने जो कोट दिया हुआ था वह कोट इस कंटेक्स्ट में दिया हुआ था कि ये दुनिया में अब जो भविष्य में साम्राज्य होगा दैट विल यूनिवर्सल इन नेचर, अब पीसफुली वो लोग को एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव चीज है, जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस की इट हैज बीन सिंपली एन आइडियल, इट कैन नेवर बी अ रियलिटी एंड नेवर बी। तो वो बात नहीं। एक समगिडिया की बुक मैं पढ़ी थी, मैं उस ऑथर का नाम भूल रहा हूँ, GIDA लास्ट में है, समगिडिया। तो उसका था एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर करके बुक थी। ये बुक तकरीबन मुझे लगता है यार 2018 या 19 में निकली थी। इस बुक को मैंने पढ़ा था, उसमें भी चर्चिल को कोट किया गया था। लेकिन ये जो गिडिया ने जो उसको डिस्कस किया है वो दूसरे कंटेक्स्ट में वो ज्यादा रेलिवेंट है इस ऐसे के लिए। उसने कहा कि देखिए जैसे पहले क्या था कि इंपेलिज्म था, तो इंपेलिज्म में क्या होता, फिजिकल कंट्रोल होता था। तो फिजिकल कंट्रोल जो है वो बहुत ही रिस्की गेम है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की गेम। क्योंकि फिजिकल कंट्रोल करते हो, वहां के रिसोर्सेस को आप लूटते हो, वहां के लोगों पर, तो वहां के लोग टाइम टू टाइम रिवोल्ट करते हैं। तो रिवोल्ट करते हैं तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम, आपको उनके अगेंस्ट में फाइट करना पड़ता है। और अगर आप फाइट करते हो तो जाहिर है कि आपके मटेरियल ज्यादा लॉस होते हैं, आपको मेहनत ज्यादा पड़ती है, आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, आपके सोल्जर्स की भी कैजुअलिटीज होती है। तो वो बहुत अच्छा। दूसरी बात क्या हुई कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, तो ये जो पुराना मेथड जो साम्राज्यवाद का था दैट टर्न टू बी एब्सोल्यूट, मतलब अब वह एक तरह से समझिए तो सामयिक नहीं रहा, असामयिक हो गया। अब डेमोक्रेसी के युग में आप साम्राज्यवाद को नहीं चला सकते। तो उन्होंने एक न्यू कॉलोनियलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहले आप एक्सटेंट ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म को देखिए, उसमें आपको यह देखना है कि मतलब हर्रे फिटकिरी कुछ नहीं लगनी है, वी हैव नॉट टू टेक एनी रिस्क एंड यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट और एनी रीजन, एंड यू आर सिंपली getting the resources how much you can take indirectly, and you have developed the different organs for exploitation. तो यहां पर आप अगर इस कोट के तहत देखेंगे तो न्यू कॉलोनियलिज्म का बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं। एक उसका इकोनॉमिक डायमेंशन खुलता है। तो एक इकोनॉमिक, जैसे आप उसको ऐसे समझिए कि माने एक टाइम था कि जो बड़े बड़े प्लंडर्स होते थे, डकैत होते थे, वो कहीं जाके डकैती करते थे, दे वर जस्ट प्लंडरिंग द थिंग्स एंड टेकिंग द रिस्क। सम टाइम दे हैड टू फेस द पुलिस एनकाउंटर एंड अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल, देन दे माइट हैव बीन कॉट बाय द पीपल एंड दे हैड टू लूज द लाइफ आल्सो। तो बड़ा रिस्की गेम डकैती होती थी। अब जो साइबर चोरी है बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है और उसे कहीं ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है। उन्होंने उसको अब आप देखेंगे, अब एक डाके जनी की घटना आपको सुनने को बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेगी, क्योंकि अब बिना उसको किए वो ज्यादा स्मूथली अपना काम निकाल लेते हैं। उसी तरह से ये जो लूट है वो लूट बंद नहीं हुआ, केवल उसका नेचर चेंज हो गया। तो न्यू कॉलोनियलिज्म में एक लूट तो आपको है कि वो आपका, देखिए आपको उसने पॉलिटिकल फ्रीडम दे दिया लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दिया। जब अगर आप कैपिटलिस्ट मॉडल में हो तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के निर्देशन पर चलना है। तो वह आपका एक फैक्टर हो गया। दूसरा, इसमें यू कैन कोट दिस थिंग कि एक इसका कल्चरल एस्पेक्ट होता है। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे वह आपको वही सोचवाएंगे जो सोचवाना चाहेंगे, जिसमें आप मिशेल फूको को भी कोट कर सकते हो। नॉलेज पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब पावर इज ऑलवेज इम्पोज्ड बाय सुपीरियर अथॉरिटी फ्रॉम अबव। तो वो पावर को, जैसे अमेरिका है तो दुनिया में जितने भी सोशल साइंसेस है उसका बेसिक रिसर्च आप देखेंगे वेस्ट में होता है। और जितने भी ओरिएंटल मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी कंट्रीज है, वहां पर वो अपने रिसर्च, अपने विचारों को थोपना चाहते हैं और ये भी अपनाते हैं। तो वो हमसे वो सोचवाते हैं जो वो चाहते हैं कि हम सोचें। तो हमारे जो सोशल साइंसेस है वो उनके कंट्रोल से फ्री नहीं हुआ। और जब तक हम उनके सिविलाइजेशनल वैल्यू से फ्री नहीं होंगे
तब तक हमें वी विल नॉट बी इन ट्रू सेंस फ्री। तो ये क्या हुआ। दूसरी चीजें हैं कि आज के 21st सेंचुरी में जब सोशल मीडिया आई, जब सोशल नेटवर्किंग साइट आया, तो अब बहुत बड़ा पावर नॉलेज के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइट अब खड़ा हो गया। तो जो साइबर है वो साइबर वर्ल्ड पर जिसका जितना कंट्रोल है वह मुद्दा हो गया। दैट हैज बीन अ बोन ऑफ contention between American power and Chinese power. Apart from that, you might have heard about checkbook politics of China. अब चाइना का देखो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, जैसे एक अमेरिका का था, तो अमेरिका का जो यूएसए का जो कॉलोनियलिज्म था वो यूरोपियन से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। जैसे अब व्हाइट्समैन बर्डन का कॉन्सेप्ट, जबकि देखो भाई हम आपको लूट नहीं रहे, आपको हम सिविलाइज बना रहे, यूएसए का था। अब चाइना कह रहा है कि हम यूएसए के अगेंस्ट में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उसका बीआरआई का जो प्रोग्राम है, या आप साउथ एशिया में देखिए लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट है एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया तो उसका राइवल रहा है, सबको उसने मॉर्गेज कर लिया हुआ, चाहे ग्वादर पोर्ट हो, चाहे हम्बनटोटा पोर्ट हो। तो उस सारे पोर्ट को उन्होंने क्या किया हुआ है कि मॉर्गेज कर लिया हुआ है, और उसके बाद उस कंट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो उसको चेक बुक डिप्लोमेसी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक हुआ डाटा इंपेरियलिज्म। जो डेटा इंपेरियलिज्म आया है, आज जिसके पास जितना डेटा है, जो डेटा पर जितना कंट्रोल, डेटा फ्लो पर जितना कंट्रोल लगता है, वो उतना बड़ा इंपेरियलिस्ट है। एंड हियर ऑल्सो यू विल फाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड चाइना। इसके डायमेंशंस को खोलिए, और जितना आप डायमेंशंस खोलते जाएंगे प्याज के छिलके की तरह एक के बाद दूसरा निकलता जाएगा, और उसी पर आपका पैराग्राफ बनता जाएगा। तो ये बेसिकली एक दिन में नहीं होता है। ये जो हम सोचते हैं, सोचने वाला प्राणी होते हैं, थिंकिंग क्रिएचर बनते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को निकाल कर हम डिफरेंट डायमेंशंस को बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भाई हमने जो 5 या 6 पॉइंट आपको बताए हैं वही पॉइंट आपके लिए माकूल है, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो लिखा होगा रेलिवेंट, अगर आपने लिखा होगा, आपने अगर सही डायरेक्शन में उसको कोट किया होगा, वो भी रेलिवेंट है। क्योंकि ऐसे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो ही नहीं सकता। निबंध के पेपर में तो जानबूझ के यूपीएससी का प्रयास ये है कि आपके अंदर की चीज़ों को जाने। हाँ, जो आप लिख रहे हो आर्गुमेंटेटिव हो, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को दिखा रहा हो, और आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज को दिखा रहा हो, आपकी केवल तीव्रता को नहीं दिखा रहा हो, सॉरी राइटिंग की केवल फ्लो, राइटिंग के केवल स्पीड को नहीं दिखा रहा हो, आपकी राइटिंग की गहराई को भी दिखा रहा हो। बस यही उसमें रिक्वायर्ड होता है। अब चलिए हम तीसरी क्वेश्चन को देखते हैं कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द पाथ, रियली इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। हमें लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख के काम चला सकते नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सिलेक्ट किया होगा, एम्पायर ऑफ द माइंड, या हो सकता है उन्होंने इसको सिलेक्ट किया होगा, प्रश्न पूछने वाला विज्ञान का सच्चा सिपाही है। इसमें हाँ, इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं वो, या एम्पायर ऑफ द माइंड को कर सकते हैं। प्रसन्नता वाले को मुझे लगता है कि शायद नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा उनको ज़्यादा टिकलिश क्वेश्चन लगा होगा। तो सो यू फाइंड हियर देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अब मैं स्टूडेंट्स इन दिस basically what do you know, that is hypothetical type of essay, you know, which is amplificatory in nature. So it is really a big challenge to start the question कि how to start। देखो भी प्रसन्नता है तो हम पहले तो बच्चों को शुरू के 10 मिनट्स लग जाते होंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में, क्योंकि भाई क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं, और मैं इस दर्द को समझता हूं। क्योंकि ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर बहुत गहरी समझ ना हो, और राइटिंग में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जब राइटिंग में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने में वाकई में बहुत परेशानी होती है। तो इसमें जैसे देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, तो अब हैप्पीनेस ये तो खैर अंग्रेजी वर्ड हुआ, हिंदी में कह रहा है प्रसन्नता। तो 3 टर्म है, दुख, सॉरी सुख, प्रसन्नता और आनंद। You can make a distinction between, मतलब you can say you'll find the greatest happiness to greatest number, जो बेंथम का है वो भी हैप्पीनेस का प्रयोग कर रहा है, और यह भी प्रसन्नता हैप्पीनेस का प्रयोग कर रहा है। लेकिन आप जरा गौर करके देखिए, जो बेंथम के कंटेक्स्ट से ये, अब अंग्रेजी और हिंदी शब्द का एक फर्क है। अंग्रेजी और हिंदी शब्द का फर्क ये है कि हमारे
बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद संभव नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। अब जैसे मान लीजिए प्रसन्नता शब्द है, तो प्रसन्नता का हम हिंदी में जो मीनिंग लेंगे वह बेंथम के सुख के से अलग हो जाएगा। अब बेंथम, जो जेरेमी बेंथम कहता है कि भाई किसी भी संस्था या किसी भी राज्य का उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। The objective of the state or an institution should be the greatest happiness to greatest number। तो अब ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हमें कोई हैप्पीनेस के लिए इनेबल करे, स्टेट करे, इंस्टीट्यूशन करे। मतलब स्टेट या इंस्टीट्यूशन का काम है कि अधिकतम लोगों तक अधिकतम सुख पहुंचाए। तो बेंथम के लिए सुख क्या है? बेंथम के लिए सुख है एक फिजिकल इकाई, मैंने उसके लिए फिजिकल सिचुएशन होना चाहिए। सुख महसूस करेंगे आप मन में, लेकिन कोई आके उस तरह का फिजिकल सिचुएशन क्रिएट कर दे तब आप सुख महसूस करेंगे। So that is, you need to have a created environment by any agency which can make you feel happiness. So that is the basic emphasis of Jeremy Bentham। लेकिन यह जो लाइन है प्रसन्नता, वो नहीं। ये बोल रहा है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब हमें कोई प्रसन्नता के लिए इनेबल नहीं करेगा, बल्कि प्रसन्नता हमें इस लायक बनाएगा कि हम उन सारी सुविधाओं का उपभोग कर सकें। तो इसका मतलब है कि प्रसन्नता यहां पर मेंटल स्टेट है। इट इज नॉट अ फिजिकल सिचुएशन, अ मेंटल स्टेट। तो यहां पर प्रसन्नता का मेंटल स्टेट रखा गया। और तीसरा होता है आनंद। तो आनंद का संदर्भ होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। सद चिद आनंद, वह आनंद तब मिलता है जब हम सांसारिक बंधनों के चंगुल से जब मुक्त होते हैं, तब हमें वह आनंद का एहसास होता है। लेकिन जब हम सांसारिक बंधनों के चंगुल से मुक्त होते हैं तो आनंद का एहसास होता है whenever you are getting free from the physical bond, and you can say this mundane complications, only then you can realize this sort of happiness that is divine। तो ये तीन शब्द है, सुख, प्रसन्नता और आनंद। और हम इंट्रोडक्शन में चाहे तो तीनों का अंतर बता सकते हैं। सुख एक परिस्थिति जन्य एक एहसास है, और जो प्रसन्नता है एक मानसिक स्टेट ऑफ माइंड है। दैट इज स्टेट ऑफ माइंड, एंड दिस स्टेट ऑफ माइंड आई एम सपोज टू फील। कोई हमें फील कराएगा नहीं, सिचुएशन नहीं बनाएगा, बल्कि हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। और तीसरा है आनंद। जब हम इस फिजिकल बंधनों से, तो प्रसन्नता कहीं ना कहीं सुख और आनंद के बीच की स्थिति आप मान सकते हो, मानसिक एक ये है। अब आपको उदाहरणों से फिर इसको एम्पलीफाई करना होगा कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब आपको प्रसन्नता को उत्साह से जोड़ना पड़ेगा, उत्साह से आपको सफलता को जोड़ना पड़ेगा। प्रसन्नता ही मार्ग है। मतलब आपको यह दिखाना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे इंसान हुए जिन्होंने विघ्न बाधाओं को दूर करने के बाद प्रसन्नता हासिल नहीं की, बल्कि प्रसन्नता ही जीवन में उनको विघ्न बाधाओं दूर करने की प्रेरणा दी। मतलब एक जो आलसी इंसान, एक नेगेटिव निराशावादी यह सोचता है कि आज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि यह परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, जब कल ये परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाएगी तो मैं इतना खुश रहने लगूंगा। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां जब उसकी अनुकूल, उसके ऊपर वो बाधाएं जब हट जाती है तो उसके दिमाग में फिर दूसरी बाधाएं दौड़ने लगती है, क्योंकि वह प्रसन्नता महसूस ही नहीं कर सकता। वह हमेशा प्रसन्नता को खोजने की कोशिश करता है। एंड द मोर यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट एंड टू सर्च हैप्पीनेस, happiness is going to be an illusion for you and that is going to be far from you। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से, माने चलना में आनंद खोजना पड़ेगा,
पहुंचने पर आनंद मिलेगा, अगर ऐसा सोचकर हम चलेंगे तो कभी आनंद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि पहुंचने के बाद फिर खोने का डर होने लगेगा, इसलिए हम उस प्रसन्नता को नहीं पा सकेंगे। हियर इवन यू कैन कोट भागवत गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते, या फिर भारतीय परंपरा में जो हमारी है कि हम जैसे आप विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो इतने सारे विषय आप पढ़ते हैं, आप निबंध ही पढ़ते हैं, आप इतने सारे विषय पढ़ते हैं, तो आप यह सोचेंगे जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो खुश होंगे। अभी हमारी बाधाएं हैं, वो बाधाएं हमें कष्ट दे रही हैं, लेकिन ये कष्ट मेरा जाएगा तब तो नहीं। आप जब यह सोचेंगे, इस स्थिति को जब, इस संघर्ष को जब आप एंजॉय करेंगे, फिर आपको उत्साह आएगा और वह उत्साह आपको सफलता दिलाएगी, तो आप अभी भी प्रसन्न रहोगे और तभी प्रसन्न रहोगे। आपकी प्रसन्नता सफलता और असफलता पर निर्भर नहीं रहेगी। यह बेसिक डिमांड है इस एसे का। अब एम्पलीफाई कैसे करें भाई? आपके पास तो कहानियों का खजाना होता है, आपके पास उदाहरणों का खजाना होता है। मैं स्टूडेंट्स की प्रतिभा को, वैसे तो बाकी दिन में डांट के मुझे पढ़वाना पड़ता है कई चीज़ें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कोई फंक्शन करते हैं, जैसे टीचर्स डे के दिन फंक्शन करते हैं, बाकी चीज़ें, तो स्टूडेंट लोग अपनी इच्छा से स्पीच देने आते हैं, कोट करने आते हैं, अपनी जो हुनर दिखाते हैं, तो कई बार मैं उनकी प्रतिभा देख के दंग रह जाता हूँ कि भाई इनमें इतनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, दे आर गोइंग टू बी, मतलब सो टैलेंटेड दे आर, लेकिन कहाँ छिपा के रखते हैं। कई बार मैं पूछ देता हूँ, यार ये सब तुम जिस दिन वर्किंग डे में तुम इतना डरे, मेरे जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो व्हाई आर यू हेजिटेटिंग टू आंसर माय क्वेश्चन, यू आर सो टैलेंटेड, तुम्हारा दिमाग इतना रचनात्मक है, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते हो? तो आपके पास एक रचनात्मक मस्तिष्क है, आप उपनिषद की कहानी से लेके पंचतंत्र की कहानी तक जा सकते हो। ऐसे एम्प्लीफिकेटरी क्वेश्चन में कुछ कंक्रीट टेंजिबल आंसर नहीं हो सकता, एक टेंटेटिव आंसर ही हो सकता है। प्रश्न पूछने वाला है विज्ञान का सच्चा सिपाही है, द डाउटर इज ए ट्रू मैन ऑफ साइंस। यहां एग्जैक्टली जो कीवर्ड है वो है डाउटर। मतलब आप यहां यह ऐसे शुरू कर सकते हैं कि संदेह होने को प्राय नकारात्मक धारणा मानी जाती है और प्रश्न पूछने वाले को परेशान करने वाला समझा जाता है। लेकिन अगर डाउट ना हो, पर डाउट इज द फर्स्ट इफेक्टिव स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉलेज। विदाउट डाउट नॉलेज विल बी स्टैग्नेटेड। The route to knowledge will be stagnated and knowledge will be absolute. अगर संदेह ना हो, संदेह को प्रायः मतलब नकारात्मक माना जाता है और प्रश्न पूछने वाले को एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति या परेशान करने वाला माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न अगर ना पूछा जाए तो ज्ञान का संवर्धन नहीं होगा। यह ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी है। प्रश्न या डाउट, संदेह के बिना ज्ञान पाने का रास्ता स्टैग्नेट कर जाएगा, मतलब कि ज्ञान पाने का रास्ता समाप्त हो जाएगा और जो ज्ञान है वह स्थिर हो जाएगा, उस ज्ञान में वृद्धि रुक जाएगी और मानव का दिमाग स्टैग्नेट कर जाएगा। यह जो संदेह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज व्हेनेवर यू स्टार्टेड टू डाउट द थिंग्स, पर्टिकुलरली यू कैन सी इट मे बी साइंस और सोशल साइंस, जो डाउट है वो पहली सीढ़ी है। अब इसके बाद ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको कहाँ से सपोर्ट लेना है? तो सपोर्ट यह लेना है जैसे साइंस ही बोल रहा है, तो साइंस में आप शुरू करिए तो आप पीछे जा सकते हैं केपलर से, आप जा सकते हैं गैलीलियो से, उसने डाउट किया। रोमन कैथोलिक चर्च ने जब हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड दिया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड क्या है कि पृथ्वी स्थिर है और उसके सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, means the earth is static and the sun revolves around the sun. So this was the perception that is called scholastic philosophy of Roman Catholic Church system. But it was Galileo who revolted. Galileo ने इस पर रिवोल्ट किया, उसने कहा कि नहीं,
उसने अपने टेलीस्कोप से उसको देखा। हालांकि गैलीलियो को बाद में अपना विचार वापस लेना पड़ा था, लेकिन उसने डाउट क्रिएट किया और वही डाउट से आगे हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड आया। केपलर ने भी उससे पहले वो डाउट क्रिएट किया था। आगे न्यूटन जब फल को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने क्वेश्चनिंग की कि नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं। Why the fruit is falling down on the earth? Why is it not going to a sky? So he started to question it and he doubted the existing view, and the net result was the theory of gravitation. वहां से आप आगे उठाइए, एक के बाद दूसरा एग्जाम्पल देते जाइए आप। हाँ, लेकिन अगर आप काउंटर व्यू देना चाहते हैं तो अत्यधिक डाउट कई बार मानव को दुविधा में डाल देता है, कई बार उस सिविलाइजेशन को स्टैग्नेट कर देता है, कई बार एक परस्पर विरोधाभास को जन्म देता है। तो सारे विचारों में आप एक पैराग्राफ अगर चाहें तो उसके काउंटर व्यू को भी लिख सकते हैं। इट इज अप टू यू। हो सकता है कई क्वेश्चंस में आपको ऐसी गुंजाइश ना लगे, लेकिन कई ऐसे ऐसे के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी ऐसी गुंजाइश हो सकती है। तो इसमें तो यही है, जैसे चार्ल्स डार्विन का एक एग्जाम्पल दीजिए, उसने डाउट किया। जैसे क्या चर्च क्या बोल रहा था? चर्च बोल रहा था कि भाई ये पृथ्वी यूनिवर्स 4000 वर्ष पहले पैदा हुआ है, तो अनबिलीवेबल, यू कैन से 4000 ईयर्स बैक। तो चार्ल्स डार्विन ने फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखकर पूरे नेचर का ओरिजिन दिया। तो 1859 में जब उसने बुक लिखी थी तो पूरी पश्चिमी विश्व में भूचाल आ गया था, वैचारिक भूचाल। रोमन कैथोलिक चर्च हिल गया। वहीं से साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू। और ये पूरे 19th सेंचुरी में हम लोग जो पोएट को पढ़ते, टेनिसन से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं, उसमें साइंस और जो रिलीजन है उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है चार्ल्स डार्विन के उस लेखन के बाद। फिर यू कैन कोट द कार्ल मार्क्स, यू कैन कोट इवन नीत्शे, जिसने पूरे सिविलाइजेशनल वैल्यू को ही रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरह से समझिए तो पोस्ट मॉडर्निज्म का नींव उसी ने रखी थी। हालांकि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर नहीं माना जाता, लेकिन रखी थी उसने। तो यही इसी को लेके आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा इसमें, है ना। अब खंड बी में देखिए, पहले क्या होता था कि पहले कम से कम एक रास्ता देते थे, 2 खंड पूछते थे, और एक खंड में वो प्रोवर्बियल पूछते थे, एक में टेंजिबल ऐसे पूछते थे, जो कि कोई सोशल इश्यूज को लेकर हो, कोई इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर हो, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ इश्यू। इंटरनेशनल रिलेशन तो प्राय नहीं, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी से हो, कुछ इस तरह का हो। इसमें जो भी क्वेश्चन देते हैं, सोसाइटी से भी हो, रिलीजन से भी हो, ऑल आर गोइंग टू बी प्रोवर्बियल। अब इसमें भी देखिए, ये ऐसा नहीं कि इन्होंने अगर सोशल मीडिया से दिया है तो कोई बड़ा ही अनोखी चीज डाल दी। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट अमॉन्ग द यूथ, precipitating depression and loneliness। तो अब इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया emerged to be an effective source of knowledge, but simultaneously it is creating a destructive impact on the mind and thought process of the new generation as well। मतलब जो सामाजिक नेटवर्क है, सोशल मीडिया है, वह एक तरह से आज ज्ञान का प्रमुख साधन माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे युवाओं के मस्तिष्क पर ये बहुत ही गहरा नकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। एक्चुअली सोशल मीडिया आज रियल जीवन से, या सोशल मीडिया रियल वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड का निर्माण करने जा, जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। और उसने वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा मेस्मरिज्म क्रिएट कर दिया है कि रियल वर्ल्ड के लोग जब एक बार सोशल मीडिया में जा रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो वर्चुअल वर्ल्ड के इल्यूजन से घिर रहे हैं। तो उसे जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, उसको सेंस ऑफ एलियनेशन कह सकते हैं। एक सेंस ऑफ एलियनेशन का मतलब होता है अपने आप से और लगाव। तो आप देखो, सेंस ऑफ एलियनेशन का 2 कंटेक्स्ट में प्रयोग होता है। एक कंटेक्स्ट है समाजवादी या मार्क्सवादी कंटेक्स्ट, और वो जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट कार्ल मार्क्स ने उठाया था, जो
जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की देन मानता था। लेकिन एक है इसका इंडिविजुअलिस्टिक कंटेक्स्ट, जो आप कहोगे जॉन पॉल सार्त्र का है या जिसका है, तो इस सेंस ऑफ एलिनेशन होता है कि जब इंसान वह करना चाहता है, एक व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी बाधाएं घेर रखी होती है, तो आप में एक सेंस ऑफ एलिनेशन पैदा होता है। जैसे बहुत सारे नॉवेल्स में आपको अपने अपने अजनबी में ये अगे ने कैरेक्टर क्रिएट किया है, या ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स में आपको मिल जाएंगे। हालांकि युवान तुर्गनेव के नॉवेल है फादर एंड सन्स, उसमें भी मिलता है, वो सोशलिस्ट कंटेक्स्ट है। यहाँ सोशलिस्ट कंटेक्स्ट नहीं, यहाँ व्यक्ति का अलगाव है। तो ये व्यक्ति में जो अलगाव बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि जो रियल वर्ल्ड है और वर्चुअल वर्ल्ड है, इसके बीच गैप बहुत ज्यादा है। जैसे वो वर्चुअल वर्ल्ड में इसलिए जीता है कि रियल वर्ल्ड का सामना करने की क्षमता उसकी कम होती जा रही है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड उसको इतने सपने दिखाता है और रियल वर्ल्ड उसको गंदी रियलिटी में लाता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में कंपटीशन है, रियल वर्ल्ड में चैलेंजेज हैं, रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट है, रियल वर्ल्ड में चीटिंग है। तो जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो चीटेड फील करते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड जैसे बेसिकली यू कैन से कि सम इज टर्निंग टू बी अल्कोहलिक, सम इज टर्निंग टू बी यू कैन से ड्रग टेकर्स। तो एक तरह से ड्रग के समान मस्तिष्क को घेर लेता है। ये जो अकेलापन का एहसास जो कराता है युवाओं में, उसके कारण से आप देखेंगे अकेलापन इसलिए होता है कि रियल वर्ल्ड में आना नहीं चाहते। और एक बहुत बड़ा नुकसान इससे क्या हुआ है कि जो बिरादरी की भावना पहले हमारे समाज में हुआ करती थी, बिरादरी की भावना यानी सेंस ऑफ कम्युनिटी लूज हो गया है। आज आप रियल लाइफ में गांव में जाके देखिए, आपको एक भी युवा नहीं दिखेंगे। अब युवा क्या, अब तो बूढ़े भी दिखना बंद हो गए। मतलब जो अनुभव डल लंदन में जो स्टीवेंसन को हुआ था लंदन में, या चार्ल्स डिकेंस को जो लंदन में हुआ था पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एरा में, और जो अनुभव जॉन किट्स को हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो ओड टू ए नाइटिंगेल लिखता है, वही एहसास मुझे गांव में जाने पर हुआ जब मैंने देखा कि सबके दरवाजे खाली। मैं सड़कों पर से चक्कर लगाता रहा कि जरा मैं लोगों से मिलूं, आज बरसों के बाद आया हूं, लेकिन लोग हैं ही नहीं, मिलूं तो किन से मिलूं, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर अंदर बैठे हो, वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। कोई अगर दरवाजे पर हैं भी तो दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द रोड, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स देयर सेल फोन। ये एडिक्शन के कारण आज देखिए, आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे कि युवाओं में सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा होगा। मैंने सुसाइड रेट हैज टर्न टू बी एन एपिडेमिक। इट इज ड्यू टू दिस फैक्टर। तो ये जो चीज है, इसको आपको बस अवसाद, अकेलापन, इस पर आपको बहुत सारा मसाला मिल जाएगा। जैसे आप न्यूज पढ़ते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से देखते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल कर आ जाएंगे और इस ऐसे को लिखने में आपको कम परेशानी होगी। हाँ, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। Nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. Nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him the power. देखिए, मेन से पहले हमने भी एक टेस्ट सीरीज चलाया था अपने इंस्टीट्यूट में, तो उसमें हमने कुछ ऐसे गेस किए थे, तो उसमें ये कुछ उससे मिलता जुलता वो ऐसे हमने दिया था, और हमारा RWR का टेस्ट सीरीज क्वेश्चन था। तो मतलब रिवाइज, राइट एंड रिवाइज, दैट वाज द शॉर्ट फॉर्म RWR। जब आपके पास सक्षम होना ही एकमात्र विकल्प हो, तभी आप जान पाएंगे कि आप कितने सक्षम हैं, अन्यथा कभी नहीं। नॉट एग्जैक्टली मिलता जुलता, इससे बहुत सारी चीजें आपको
मिल जाएंगी। तो अब इसमें क्या है, नियरली ऑल मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी में तो सभी अपना जो विपत्ति है, उस विपत्ति में, इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं कि विपत्ति में तो सभी हम हम्बुल हो जाते हैं, सभी विनयशील हो जाते हैं और सभी टॉलरेंट हो जाते हैं। लेकिन उनको पावर देकर देखिए, फिर अगर कैरेक्टर के उस स्टेट को मेंटेन करते हैं तब वह माना जाता है कि उनका चरित्र ऊंचा है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब सपोज यू कैन सी यू आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ एडवर्सिटी and you are not having any way out, so you are just looking to the people very humbly, you are treating the people humbly because you are not having any choice, you have to take the help from them, you have to try, you are trying to rescue yourself from the situation and you need the helping hand of someone, so that's why you are just trying to pretend to be humble, or under the pressure you are going to be humble. But whenever you get the power, then your real behavior is surface. Your real behavior is surfaces and then your character is detected. तो बेसिक इसका जो क्वेश्चन का डिमांड है, तो इसमें आपको आप ये भी दे सकते हैं कि व्यवस्था व्यक्ति को सहज और विनयशील बना सकती है, लेकिन शक्ति पाने के बाद ही उसके वास्तविक उसके व्यक्तित्व का वास्तविक पहलू उभर कर आता है। तो इस तरह से आप कुछ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करके, और जैसे एक पैराग्राफ दीजिए, एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखिए, and you have to write one paragraph, और उसके बाद लिखने के बाद तब आप खोजिए कि दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हुए हैं, जैसे पहले वॉर ही होता था, उस वॉर में पहले के जो राजा महाराजे होते थे उनको कई बार अपने पूरे राजपाट लूट करने होते थे, अपने खजाने लूट करने पड़ते थे, तो अपनी गरीबी में वो आ जाते थे, तो बड़े हम्बुल हो जाते थे। लेकिन जब वो किंग होते थे तो किंग के होने के समय वो बहुत ज्यादा, जैसे अब यहाँ पर आप हुमायूं का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। हुमायूं का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेना पड़ेगा। जैसे हुमायूं जिस समय डूब रहा था उसमें कितना हम्बुल हो गया था कि जब उसको भिस्ती ने बचाया था, जब शेरशाह से वो पराजित हुआ था चौसा के बैटल में, तो उसने कहा था कि देखो आज तो मैं भिखारी खुद हूं, लेकिन कहीं मेरी किस्ती पलटी या मैं राजा हुआ तो मैं एक दिन के लिए तुम्हें राजा बनाऊंगा। और जब वो वास्तव में ही रिगेन दिल्ली एंड आगरा, तो ही जस्ट गिव दिस भिस्ती द चांस, दैट इज हिस्टोरिकल ट्रूथ, एंड इट वाज इन ऑनर ऑफ दैट भिस्ती ही इशूड इवन अ लेदर कॉइन। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है कौन मुगल बादशाह जिसने लेदर कॉइन को इशू किया। आप बाबर का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि भाई मुस्लिम किंग भी एक पर एक उदार हुए, उसका एक एग्जाम्पल आपको बाबर का मिलेगा। आप बाबर के केस को देखिए, जैसे बाबर में आपको एक चीज दिखेगी कि जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया, मार डाला बैटल ऑफ पानीपत के बाद, फिर बैटल ऑफ खनवा जीता और जब दिल्ली आगरा का वो वास्तव में स्वामी बना, तो इब्राहिम लोदी की मदर को उसने बहुत ही सम्मान पूर्वक हरम में रखा अपनी माता की तरह, और माता कह के रोज उसको अभिवादन करने सुबह आता था। और वही माता ने उसको खाने के लिए रात में इनवाइट किया और बाबर को जहर दे दिया। बाबर मुश्किल से बचा उस जहर के इंपैक्ट से, बट he received such an internal injury कि he died due to this internal injury very soon, and he died at the young age of I think 45 years or 46 years। बहुत कम उम्र से ही वो 10 years के उम्र में ही वो बादशाह बन गया था उसके फादर के एक्सीडेंटल डेथ के बाद, और उसी में उसने इतना सारा काबुल जीतना, समरकंद जीतना, ये करना वो करना। तो ये वहां से अकबर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बैरम खान को जब डिफीट किया, तो डिफीट करने के बाद तो बैरम खान का सर से धड़ अलग कर सकता था, लेकिन बैरम खान को उसने उसके बाद भी चॉइस दिया कि आप चाहें तो आप दरबार की सेवा में आइए, आप चाहें तो मक्का जाइए, और उसने मक्का जाना पसंद किया था। तो दैट इज द ट्रू हम्बल बिहेवियर।
You can here cite the example of Nelson Mandela. कि नेल्सन मंडेला अफ्रीका में जितने भी वहां पर जितने भी रूलर्स वहां पर जितने भी प्रेसिडेंट हुए आफ्टर पोस्ट लिबरेशन एरा, अफ्रीका के लिबरेशन के बाद, तो विडम्बना ये है वो सभी एक बार वंस दे बिकेम प्रेसिडेंट एंड दे देन कैप्चर्ड द पावर एंड टर्न टू बी अ डिक्टेटर एंड दे रूल टिल लाइफ टाइम। केनेथ कोंडा का एग्जाम्पल आप लीजिए, कर्नल गद्दाफी का एग्जाम्पल लीजिए, तो सारे रूलर, सारे अफ्रीकन प्रेसिडेंट इस तरह के निकलते थे। उनका इलेक्शन तो जरूर होता था एक बार, वो भी इलेक्शन बहुत रिग्ड होता था, उसमें लोगों का प्रेजेंस कम होता था, दे वर नॉट एंजॉयिंग द डेमोक्रेसी, और उसके बाद जब वो चुने जाते थे तो वो तुरंत डिक्टेटर में तब्दील हो जाते थे। लेकिन हियर यू कैन साइट द एग्जांपल ऑफ नेल्सन मंडेला, एक 5 इयर्स का एक टेन्योर पूरा करने के बाद ही लिव्ड द हिज पोस्ट एंड ही लिव्ड लाइक अ वेरी जेंटलमैन रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो वो उनका हम्बलनेस हुआ, जो 27 इयर्स जेल काट के तब उन्होंने साउथ अफ्रीका के व्हाइट गवर्नमेंट से लड़के उन्होंने ब्लैक को आजादी दिलवाई थी। उस हम्बलनेस को, उस हम्बलनेस का आप कई एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं। तो आप दिखाइए कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से आदमी होता है, क्यों होता है। पहले 1-2 पैराग्राफ में दिखा दीजिए कि यूनिवर्सिटी में आदमी तो होगा ही, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई चारा नहीं होता। एक पुरानी कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। लोग उस समय अहिंसक लोग इसलिए भी होते हैं कि लोगों के पास क्षमता नहीं होती। लेकिन गांधी जी का उदाहरण दीजिए कि उन्होंने अहिंसा के रास्ते को तब चुना जब वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन थे। उनकी एक आवाज पर पूरी देश हिंसा कर सकती थी, फिर वो अहिंसा की आवाज देते रहे, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। तो आप इतिहास से, आप जीवन के किसी भी कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से भी आप एग्जाम्पल्स निकाल के दिखा सकते हो ऐसे लोगों का जिनके पास पावर आया लेकिन पावर का मिसयूज न करके ट्रू हम्बलनेस दिखाया। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर ऑलवेज सिंपल। अब ये क्वेश्चन है, all ideas having large consequences are always simple, तो from where to start, you may be a bit curious। तो इसको सीधा आप स्टार्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन को कि विचार साधारण होते हैं, उनके परिणाम बड़े हो सकते हैं। आइडिया इज ऑलवेज सिंपल बट इट मे प्रूव अ जायंट लीप फॉर द होल कम्युनिटी। विचार साधारण होगा लेकिन पूरी मानवता के लिए एक लंबी छलांग सिद्ध होती है। उसके बाद कुछ एक पैराग्राफ उसी में आपको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके लिखना होगा और तब आपको एम्पलीफाई करना होगा कि भाई सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। मतलब कहां से कैसे साधारण विचार ने असाधारण रूप लिया। तो इतिहास में आप डेमोक्रेसी के विचार को ही लीजिए, या आप अमेरिकी क्रांति में आप इस विचार को ही लीजिए कि भाई प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। कितना साधारण सा विचार है, भाई हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, इसने दुनिया में डेमोक्रेसी ला दिया। फिर आप फ्रांस की क्रांति में आप दीजिए कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं परंतु हर जगह बंधनों से जकड़े हुए हैं। यहाँ से मानव अधिकार की अवधारणा रूसों की इस विचारधारा से विकसित हुई। वहां से आप लीजिए कार्ल मार्क्स के विचार को आप लीजिए कि कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसने पूरे 2 शताब्दी तक दुनिया को डिस्टर्ब रखा और मजदूरों के अधिकारों को के प्रति सजग बनाया। और कितना बड़ा ऐतिहासिक क्रांतियां हुई इसके बाद, और अंत में एक समाजवादी मॉडल डेवलप हुआ। तो वहां से लेते हुए आप हेनरी फोर्ड का उदाहरण दे सकते हैं। हेनरी फोर्ड का असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत साधारण सा विचार था कि भाई अलग अलग जो कर्मचारी काम करते हैं, जैसे उसने बूचर खाने में देखा कि आप 5 जगहों पर अलग अलग मीट खरीदने जाते हो और उनको पैसे, यू आर जस्ट मेकिंग द पेमेंट ऑफ द मनी, बट सपोज देयर वुड बी अ साइकिल एंड अ सर्कल विल मूव एंड ऑन this circle there would be the different sorts of mutton that will be placed on there, and you have to take mutton and pay the price there, but at a single
place you will place the price and you are taking the part of mutton and that is moving and you are fastly taking your part, so that will definitely increase the sale of the mutton. तो जो मांस है, अलग अलग मांस हैं वो सब रखे हुए हैं, जैसे पिग्स के हैं, बीफ के हैं और एनिमल्स के हैं, अलग अलग बकरे के हैं, और सब रखे हुए हैं, उस साइकिल पर घूम रहा है। और आप उसी आधार पर उसने मोटर को कसने की पद्धति विकसित की। उस असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचा दिया। आप मतलब स्टीव जॉब को ले सकते हैं जो एप्पल का संस्थापक था। उसका एग्जाम्पल लीजिए, सभी व्यक्ति के हाथ में एक गजेट उसके हाथ में होना चाहिए, और ये परिकल्पना ने किस तरह एक रेवोल्यूशन लाया दुनिया में। तो मतलब आप थॉमस एडिशन का लीजिए, जितने भी इस तरह के थिंकर्स है आप उसको ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे इतिहास में ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं, और आप उसमें दिखाएं कि विचार हमेशा साधारण होते हैं। आइडिया इज ऑलवेज सिंपल, but its implementation, its implication and implementation is always greater. तो एम्प्लीफिकेटरी में तो उसको एम्प्लीफाई ही करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। अब गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. तो एक कहावत है, जो नैया डूबन रहा रहे किनारे बैठ। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको 2 to 3 years back they have asked you the question कि ship is safer when it is anchoring at the port but it is not meant for that। मतलब जहाज सबसे सुरक्षित तब होता है जो वो बंदरगाह पर लगा रहता है, लेकिन यह उसके लिए सही जगह नहीं। तो इंसान सिर्फ है कुछ नहीं करता है तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करके गलती करते हो वो कहीं बेहतर है जो आप कुछ नहीं करते हो। क्योंकि कुछ नहीं, देखिए अब ये एक एम्प्लीफिकेटिव नेचर के प्रोवर्बियल क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता वेल सेड की तुलना में वेल डन का विशेष महत्व है। तो इससे एक हमने ऐसे दिया हुआ था अभी इसमें जो हमारा टेस्ट सीरीज था RWR का, हालांकि इसका थोड़ी सी प्रकृति अलग है, इसकी अलग है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें कॉमन आ जाएंगी। तो द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो आप यहां इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं कि विफलता निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। फेलियर इज मच बेटर देन इनएक्टिविज्म। क्योंकि विफलता सफलता की पहली मंजिल होती है। विफलता हमें भविष्य का रास्ता निर्माण कर सकती है, लेकिन जो निष्क्रियता है वो भविष्य की संभावना को समाप्त करती है। अगर हम निष्क्रिय रहेंगे तो भविष्य में हम कोई बदलाव ला ही नहीं सकते। When we are going to just, this is the denial of personality, this is the denial of self, this is the denial of humanity। मतलब जो इनएक्टिविज्म है वो नेचर के खिलाफ है, क्योंकि नेचर हमें एक्टिव होने के लिए पैदा किया, इनएक्टिव होने के लिए नहीं। अब अगर हम वर्क करते हैं तो उसमें हम विफल भी हो सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो 99 विफलता, एक साइंटिस्ट ने कहा था 99 विफलता के ही अगर एक सफलता 100 में अगर हम 99 बार विफल रहते हैं, एक बार सफल होते हैं तो कहीं श्रेष्ठ है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि हम जो बार बार विफल होते हैं तो विफल होने के बाद हमें सफल होने की रास्ता दिखाई देता है, लेकिन अगर हम निष्क्रिय रहते हैं तो हम कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकते हैं। अब इसको आप आइडियाज को थोड़ा सा एक पैराग्राफ में इलेबोरेट करके और तब एग्जाम्पल्स आप साइट करना शुरू करिए कि कैसे आप विफलता दिखाइए। बाबर का भी केस आप इतिहास में ले सकते हैं, आप सिकंदर का केस ले सकते हैं। इतिहास में जितनी भी पर्सनालिटीज हुए उतने विफल हुआ। फिल्मी एक्टर का आप ले सकते हैं। आप मतलब दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि दे फेल्ड। अब इंडिया का ही देखिए, परमाणु परीक्षण देखिए, तो हम पहली परमाणु परीक्षण की बात नहीं करते, दूसरा पोखरण 2 जो हुआ उससे पहले भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी। एक पोखरण उस पर मूवी भी बनी है, आपने शायद देखा होगा।
तो वो मूवी में आप देखते हैं कि इंडिया जो लास्ट मोमेंट में जब एक्सपोर्ट करने चला, जब वहाँ पर पहुँच गए थे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह राजस्थान के मरुस्थल में, तो अमेरिकन ट्रांसमीटर ने उसको जो अमेरिकन जो सैटेलाइट है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया, एंड देन ड्यू टू अमेरिकन प्रेशर इंडिया हैज टू विड्रॉ द प्रपोजल इमीडिएटली. इट हैपेंड एट द टाइम ऑफ नरसिम्हा राव. बट आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, अगर उस मूवी देखेंगे तो वहां पर उस साइड की स्थिति दिखाता है कि अमेरिका की आंखों से बचने के लिए हम लोगों ने उसको कितनी धूल झोंके और तब जाके पोखरण 2 को अंजाम दिया था. तो मतलब क्या है कि इस तरह के एग्जाम्पल से आपको इंसाइट करके लिखना पड़ेगा. ये सब तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उस वो एम्प्लीफिकेटरी नेचर में आपका आनुभाविक क्षेत्र में, फिर एक बार कहना चाहता हूं कि जितना आनुभाविक क्षेत्र का विस्तार होगा उतना ही बेहतर इससे आप लिख पाएंगे. यू पीपुल हैव टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, दैट इज माई स्लोगन. तो चूंकि अब इतने सारे थे, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता था. आप पूरी पढ़ाई कर लीजिए, तो मैं ऐसे खुद अपने से खुद सिखाऊंगा आपको, और बीच बीच में मैं साइट पर भी आता रहूँगा, ताकि कि मैं और अपने उन बच्चों को गाइड कर सकूँ जो इसको इस नेचर, इसमें आपने कुछ भी लिखा है, आपको लिखना है, बस लिखना है, सोचना है, रास्ता खुद मिल जाएगा, है ना. ओके, थैंक यू वेरी मच.